हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई हब। अब इसका नाम चेंज करके मैंने DSSS पीजीटी पॉलिटिकल साइंस रख दिया है ताकि आप लोगों को चैनल को सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो मेरा नाम है निकिता मित्तल एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज TGT सोशल साइंस इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एज अ रेगुलर टीचर। ओके, इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्लास 12th NCERT पॉलिटिकल साइंस की ये बुक है। तो क्योंकि ट्वेल्थ क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस, ट्वेल्थ क्लास के NCERT से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम सबसे पहले उसी को कवर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है US हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। US हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय द US ने किस तरीके से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत की। व्हेन द USSR डिसइंटीग्रेटेड इन 1991, USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में। तो USA जो है वो अकेली सुपर पावर रह गया, क्योंकि जो USSR था वो 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, यानी कि उसकी पावर जो है क्या हो गई, डिवाइड हो गई। और पावर डिवाइड हुई, साथ में जो उनकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने जो है कैपिटलिज्म अपना लिया था। तो US क्या एक सुपर पावर के रूप में उभर के आया, जिस जो आइडियोलॉजी को फॉलो करता था कैपिटलिज्म की, और वो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी ने उस कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को बहुत सारे देशों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ तो सारे जो नाटो के मेंबर्स थे, नाटो का जो ग्रुप था, सेंटो का ग्रुप था, सीएटो का ग्रुप था, वो सब क्या है US के साथ ही रहे। तो क्या है, इसके दोस्त बहुत सारे बन गए और US से और ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन गया, और ज़्यादा बड़ी सुपर पावर उभर कर सामने आया। इसी को बोला जाता है US हेजेमनी। फर्स्ट इस इंस्टांस ऑफ US हेजेमनी का अगर हम देखते हैं तो वो हमें देखने को मिलता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान, जो कि लॉन्च किया था यूएन ने लॉन्च किया था, लेकिन उसको लीड किया था USA ने विद 34 अदर कंट्रीज। अब ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है UN ने चलाया क्यों था? UN ने इसलिए चलाया था क्योंकि जो आप इराक को देखते हैं, इराक का अगर मैप देखेंगे तो इराक के नीचे जस्ट है कुवैत। इराक के जस्ट नीचे आप देखते हैं कुवैत, और कुवैत में बहुत सारे ऑयल फील्ड और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इस कंट्री को बहुत ज़्यादा रिच बनाते हैं, और बहुत सारे जो देश हैं उसकी नज़र जो है कुवैत पर रहती है। और इराक तो जस्ट कुवैत का क्या है, पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश है, जैसे आप देखेंगे ये है आपका कुवैत। अब ये जो कुवैत है उसको कैप्चर कर लिया था इराक ने। अब इसको लिबरेट कराने के लिए ये जो ऑपरेशन है वो चलाया गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब इस ऑपरेशन के अंदर 6,60,000 ट्रूप्स को भेजा गया ताकि कुवैत को जो है वो लिबरेट कराया जा सके। अब यहाँ USA ने अपनी पावर दिखाने के लिए, खुद को हेजेमन दिखाने के लिए कि मेरे से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, इतना बड़ा वॉर भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसके अंदर इसको जीतने के लिए या पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि आई एम द पावरफुल, इसने क्या किया, इसने बहुत सारे स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया, यानी कि कंप्यूटर से बॉम्ब गिराने वाली टेक्नोलॉजी को इसने इस्तेमाल किया। इसलिए इसको कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। यहाँ टेक्नोलॉजिकल गैप था क्या, इराक के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं थी, वहीं USA के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल वेपन्स थे जिनका यूज़ करके इसने कुवैत को लिबरेट कराया। उस टाइम पर जो इराक के लीडर थे वो थे सद्दाम हुसैन, और उन्हें जो है कुवैत को लिबरेट करना ही पड़ा, उन्हें कुवैत से अपने सैनिक जो है वापस बुलाने ही पड़े। तो ये जो पूरा जो वॉर चला वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट वो इसलिए है क्योंकि US ने इस वाले वॉर से खुद को हेजेमन दिखाना स्टार्ट किया, दैट आई एम द सुपर पावरफुल कंट्री। कैसे? आई एम द सुपर पावरफुल कंट्री। इसने क्या किया, जो वॉर्म चला उसकी पूरी वीडियोग्राफी करवाई, पूरी रिपोर्टिंग करवाई, और उसको लाइव चलाया ताकि हर कोई अपने रूम में बैठ के उसको देखे और ये जाने कि US कितना ज़्यादा पावरफुल है। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी ऑफ US टू बिकेम द हेजेमन, ताकि लोग देख के ही समझ जाएं कि ये जो है US वॉर लड़ रहा है और US क्या है, सुपर पावर। तो अब बात करते हैं क्लिंटन ईयर्स। तो 1992 में अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, जॉर्ज H.W. जो है वो हार जाते हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे। इस वॉर को जीतने के बाद भी ये हार जाते हैं, और बिल क्लिंटन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के थे वो जीत जाते हैं और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट इस टाइम पर बन जाते हैं। इनका जो मेन फोकस था वो था डोमेस्टिक इशूज़ पर। इट ऑफन सीम्ड दैट द US हैज़ विड्रॉन इनटू इट्स इंटरनल अफेयर्स, स्टिल USA फोकस्ड ऑन सॉफ्ट इशूज़ ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स। लेकिन जो क्लिंटन ईयर्स थे उसमें उसने जो क्लिंटन था बेसिकली उसने अदर कंट्रीज़ के साथ जो है वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। हार्ड पॉलिटिक्स क्या होती है, जब आप
मिलिटरीली अपनी पावर को दिखाने की कोशिश करते हो। सॉफ्ट पॉलिटिक्स कि आप सॉफ्ट होके या सॉफ्ट जो इशूज़ हैं जैसे डेमोक्रेसी का प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड, ये सबसे क्या करते हो आप और कंट्रीज़ को अपने साथ लाने की कोशिश करते हो, अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करते हो। तो क्लिंटन ने क्या किया, सॉफ्ट इशूज़ पर ध्यान दिया ज़्यादा, जैसे डेमोक्रेसी का प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड, इन सब पर ज़्यादा फोकस किया रादर देन मिलिट्री एंड सिक्योरिटी। तो अब आप देखोगे कि सिर्फ ऐसा है कि इन्होंने सिर्फ सॉफ्ट पॉलिटिक्स पे ही ध्यान दिया, तो नहीं। जब बात आई हार्ड पॉलिटिक्स करने की या मिलिट्री का यूज़ करने की, तो उन्होंने वो भी किया। यूगोस्लाविया में एथनिक इशू चल रहा था, जहाँ पर एक जगह है कोसोवो में 80% जो अल्बेनियंस रहते हैं और 20% जो थे सर्ब्स थे। तो वहाँ पर जो है ये इशूज़ चल रहे थे और यूगोस्लाविया में बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा था। तो नाटो ने क्या किया, यूगोस्लाविया पर 2 महीने तक, नाटो यूएस का एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज शामिल हैं, तो एक पर भी हमला किया है वो सब पर हमला माना जाता है। इसलिए जो 1999 में अमेरिका जो नाटो है उसने बमबारी की, तो पूरा 2 महीने तक, और अपनी फोर्सेज जो है कोसोवो में लगा के रखी। दूसरा हमला होता है यूएस की एम्बेसीज में, कहाँ पे, केन्या और दारेसलम। ये अफ्रीका की दो कंट्रीज की जो है कैपिटल्स हैं। केन्या की कैपिटल है नायरोबी, तंजानिया की कैपिटल है दारेसलम। अब यहाँ पर जो अमेरिकन एम्बेसी है, हर कंट्री में जो है एम्बेसी है अमेरिका की, और बहुत सारे देशों की हर कंट्री में जो है वो एम्बेसीज होती हैं। तो नायरोबी और दारेसलम में अमेरिकन एम्बेसी पे हमला हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी, अमेरिकन एम्बेसी पे हमला होना। अमेरिकन एम्बेसी पे हमला होना यानी कि पूरे अमेरिका पे ही हमला किया जाना। एम्बेसी पूरे अमेरिका पर ही हमला किया जाना। तो ये हमला जो है वो किसने किया, ये हमला किया अलकायदा ने। तो अलकायदा ऑपरेट कर रहा था सूडान और अफगानिस्तान से। अब अमेरिका की एम्बेसी पर हमला करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अमेरिका ने क्या किया, तुरंत ही एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम दिया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कब चलाया गया, 1998 में। कब चलाया गया, 1998 में। अब इसमें क्या था, इसमें अलकायदा को ढूंढने के लिए बहुत सारी क्या है, क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स की गई, जहाँ जहाँ पे लगता था कि अलकायदा का जो है वो बेस है, वहाँ पर सब जगह सूडान और अफगानिस्तान में क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। तो इसको बोला गया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। नेक्स्ट 9/11 द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। इस टर्म का भी हम, ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में ही बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर यानी टेररिज्म पर ग्लोबली हमला करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया था किसने, यूएसए ने। किसके लिए, अलकायदा के लिए। और अलकायदा कौन है, टेररिस्ट। तो 9/11 इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि 11 सितंबर को 9 से डिनोट किया गया है, मंथ से। तो 11 सितंबर 2001 में अलकायदा के ऊपर पहले यूएसए ने अटैक किया। तो 19 हाईजैकर्स जो थे उन्होंने 4 जगह अटैक किया, नॉर्थ टावर, साउथ टावर, पेंटागन बिल्डिंग और कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस। लेकिन यहाँ का जो प्लेन था उसको जो है पेंसिल्वेनिया में गिरा दिया गया। लेकिन 3 बिल्डिंग पे जो है इन हाईजैकर्स ने अटैक कर दिया। नॉर्थ टावर पर अटैक कर दिया था, साउथ टावर पर और पेंटागन बिल्डिंग। नॉर्थ टावर था वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का था, ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का था, और ये यूएस डिफेंस हेडक्वार्टर यानी बहुत बड़ी जगह। और ये आपका कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस मतलब जो पार्लियामेंट होती है उस पर हमला करने की पूरी कोशिश। 3 जगह हमला कर दिया था, यहाँ की कोशिश जो है उनकी नाकाम हो गई थी। अब ये जो हमला हुआ 19 हाईजैकर्स के द्वारा, 4 जो है मिलिट्री प्लेन्स जो है इसमें क्या है क्रैश कर दिए गए और तीनों बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। जहाँ पर अब तक का जो कि यूएस पर सबसे बड़ा अटैक था, जहाँ पर 3000 लोगों की मृत्यु हुई, 3000 लोग मारे गए। ये सिंस 1776 जब अमेरिकन इंडिपेंडेंस मिली तब से ये सबसे बड़ा हमला माना गया। जब ब्रिटिश बर्निंग हुई 1814 में वॉशिंगटन डीसी में, उससे भी बड़ा हमला ये था। पर्ल हार्बर पर जो अटैक हुआ जापान के द्वारा 1941 में, उससे भी ज़्यादा बड़ा हमला इसको माना जाता है। क्यों, क्योंकि यूएस के जो बड़े यूएस के जो सिंबल माने जाते हैं, डिफेंस, कांग्रेस, WTO के दोनों टावर्स, ये जो है बहुत बड़ा हमला टेरर ग्रुप ने जो है यूएसए पे किया। दिस अटैक इज ऑल्सो नोन एज 9/11 अटैक। इस अटैक को 9/11 अटैक माना गया। यूएस के जो मेन सिंबल्स हैं उन पर अटैक किया गया है। तो यूएस तो
रिस्पॉन्स करेगा ही। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो रिपब्लिकन पार्टी के थे इस टाइम पर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर। पहले जो थे जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश, अब जो है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, यानी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश एस डब्ल्यू बुश के बेटे। अब इनका जो रिएक्शन था बहुत ही स्विफ्ट और फेरोशियस रिएक्शन था। इन्होंने तुरंत ही एक ऑपरेशन जो है वो चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, जिसको माना गया ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म को जड़ से ख़त्म करना है। वॉर अगेंस्ट अलकायदा एंड तालिबान। यूएस गवर्नमेंट मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने अरेस्ट करना चालू किया, जिस पे भी शक होता था उसी को अरेस्ट करके ले आते थे विदाउट एनी परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। जहाँ जिस भी जैसे अफ़गानिस्तान, सूडान, उस जगह पर जहाँ भी लगता था कि अलकायदा के जो हैं वो लोग हैं, तो उनको विदाउट परमिशन की गवर्नमेंट को उनको उठा के ले आते थे। जहाँ ये क्या करते थे, सीक्रेट प्रिजन में रखते थे, जो कि थी ग्वांतानामो बे। यूएस नेवल बेस था क्यूबा में। क्यूबा में एक इन्होंने ऐसी जेल बना रखी थी जिसका नाम था ग्वांतानामो बे, जो यूएस नेवल बेस था। इसको सीक्रेट प्रिजन बोला जाता था। यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ लागू नहीं होता था, ना ही यूएन के रिप्रेजेंटेटिव अलाउ थे, यानी कि जितने भी टेररिस्ट थे उनके साथ किसी भी तरीके की मारपीट हो या फिजिकल असॉल्ट हो, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ अलाउड नहीं है और इंटरनेशनल लॉ का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, यूएन के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं जा सकते, तो यूएस जो है ये उगलवाने के लिए कि अलकायदा कहाँ है, ये सब करने के लिए जो है वहाँ पर इन्होंने लोगों को रखा। तो 3 ऑपरेशन हमने देख लिए अभी तक। ऑपरेशन सबसे पहला डेजर्ट स्टॉर्म, फिर उसके बाद देखा इन्फानाइट रीच, और उसके बाद देखा आपका ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, जो कि था ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक है द इराक इन्वेजन। इराक इन्वेजन ये ऑपरेशन लॉन्च किया 19 मार्च 2003 में, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, ये सारी चीज़ें। तो यूएस ने पूरे वर्ल्ड में ये फैला दिया कि जो इराक है वो क्या कर रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बना रहा है, निर्माण कर रहा है उसका, इसलिए जो है इस पर अटैक करना ज़रूरी है। लेकिन इसके पीछे का पर्पस क्या था? इसके पीछे का मेन पर्पस था, एक्चुअल जो पर्पस था, इराक की जो ऑयल फील्ड्स हैं उनको कंट्रोल करना, अपनी रिजीम जो यूएस फ्रेंडली हो उसको इंस्टॉल करना। क्यों? क्योंकि इराक के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ बहुत सारी ऑयल फील्ड्स हैं जो कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यूएस ने उसको कंट्रोल करने के लिए इराक पर हमला किया, जिसको माना गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अब आप देखेंगे कि एक इसमें इंपॉर्टेंट जो एक स्कूल है, फर्स्ट बिजनेस स्कूल कहाँ खोला गया, तो बार्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में खोला गया इन 1881। अब इसके पीछे का हम देखेंगे कि क्यों इस स्कूल का नाम इस बीच में आया है। अब एक बार देख लेते हैं इंडियाज़ रिलेशन विद यूएस। इंडियाज़ रिलेशंस विद यूएस, तो इंडिया के रिलेशन यूएस के साथ कैसे रहे? कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने देखा कि बेसिकली सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप थी, लेकिन फिर भी हमने नाम अपनाया ताकि हम किसी भी एक ग्रुप के साथ ना रहें और अपनी ही जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अपने तरीके से इंडिपेंडेंट रखें। आफ्टर 1991 बाय अडॉप्टिंग LPG रिफॉर्म्स, LPG रिफॉर्म्स मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या हुआ? इट अट्रैक्ट यूएस एंड अदर कंट्रीज एज इकोनॉमिक पार्टनर। इससे क्या है, यूएस भी हमारा पार्टनर बना और साथ में और भी कंट्रीज जहाँ कैपिटलिज्म था, जिनको फ्री ट्रेड चाहिए था, वो भी हमारा क्या बना, पार्टनर। 2 फैक्टर्स थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन और इंडियन डायस्पोरा, हम क्या करते थे, वहाँ से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते थे, कहाँ से, यूएसए से। साथ में इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा, वहाँ पर क्या है, इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे अमेरिका में, तो इस उनकी वजह से भी जो है इंडिया और अमेरिका के रिलेशन जो है, यूएस के रिलेशन, वो कहीं ना कहीं बेहतर बने रहे। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ हेजेमॉन, हेजेमनी। तो जो हेजेमनी है वो कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है लीडरशिप ऑफ वन स्टेट, यानी कि एक सिंगल स्टेट की लीडरशिप। अब ये जो वर्ड यूज़ किया जाता था तो कहाँ किया जाता था? दिस वर्ड इज ओरिजिनली यूज्ड टू डिनोट द प्रीपोंडरेंट पोजीशन ऑफ एथेंस, यानी कि जो एथेंस था उसकी पोजीशन को दर्शाने के लिए किया जाता था, क्योंकि ग्रीक में या ग्रीस में जो है यही सबसे ज़्यादा पावरफुल था सिटी स्टेट में। जितने सिटी स्टेट थे उन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल था एथेंस, इसलिए इसको
हेजेमन माना जाता था उस समय का। अब कोल्ड वॉर के टाइम पे जब हम देखते हैं कि दो सुपर पावर थी और वर्ल्ड था बाइपोलर, यानी कि टू सुपर पावर्स में डिवाइडेड था पूरा वर्ल्ड, यूएसए एंड यूएसएसआर, और दोनों ने अपनी अपनी ग्रुपिंग भी कर ली थी। इन 1991 में यूएसएसआर हो गया डिसइंटीग्रेट और वो अपने 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया। उनकी जो आइडियोलॉजी थी सोशोलॉजी सोशलिज्म, तो वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ गई। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने जो है कैपिटलिज्म को अपना लिया, लिबरलाइजेशन को अपना लिया। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाई सोल पावर और हाइपर पावर, जिसको बोला गया यूनिपोलर सिस्टम, यानी कि अब जो हेजेमन बन गया था वो कौन बन गया था, यूएसए। यूएसए वॉज द ओनली पावर विच वॉज लेफ्ट। सो अब यूएसए एज अ हेजेमन, तो हमने देखा उसने 4 ऑपरेशन भी चलाए अपनी ताकत को दिखाने के लिए। साथ में हमने देखा है कि किस तरीके से यूएसए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करता है। द वर्ल्ड हेजेमनी मीन्स द लीडरशिप ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ वन स्टेट ओवर अदर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मिलिट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल पावर एंड कल्चरल सुपीरियोरिटी, यानी कि सिर्फ एक चीज़ में नहीं, लीडरशिप हर चीज़ में, मोस्ट ऑफ द एरियाज में लीडरशिप, जैसे मिलिटरीली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इकोनॉमिकली आप देखोगे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पॉलिटिकली पावरफुल है, और कल्चरल सुपीरियोरिटी भी वहाँ पे मानी जाती है। किस तरीके से हम देखेंगे हेजेमनी एज हार्ड पावर, हेजेमनी को एज हार्ड पावर देखेंगे। हार्ड पावर का मतलब होता है कि कितना वो मिलिटरीली स्ट्रांग है। तो यूएस जो है अपनी मिलिट्री, यूएस जो है अपनी मिलिट्री को बहुत ज़्यादा अपडेट करके रखता है। साथ में इन्होंने रिसर्च पर ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पर ये खर्च करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांस पर ये खर्च करते हैं। तो आप देखोगे कि जो 15 देश हैं, 15 देश जो बड़े बड़े देश जिन जो हम देते हैं, जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, फ्रांस, जापान और अपना आपका इंग्लैंड, ये सारे जो 15 देश ऐसे पावरफुल देश जितना अपनी मिलिट्री पर खर्च करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है यूएसए अपनी मिलिट्री पर खर्चा करता है, ताकि कोई भी उससे आगे जो या कोई भी उससे पावरफुल ना बन पाए। सॉफ्ट पावर किस तरीके से है यूएसए, यूएसए की जो आइडियोलॉजी है, कौन सी आइडियोलॉजी है, कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या है, कैपिटलिज्म को अपना रही हैं, कैपिटलिज्म को सबने अपना लिया है। लिबरलाइजेशन हर जगह है, फ्री ट्रेड हर जगह है, कल्चरल इन्फ्लुएंस, यानी कि वो उनका कल्चर जो है हर जगह ऐसा माना जाता है कि जो अमेरिकन कल्चर है बहुत ज़्यादा सुप्रीम है। जैसे बर्गर खाना, जैसे बर्गर है ना, बर्गर वहाँ की क्या है, वहाँ का फूड है, तो सब क्या है, बर्गर वहाँ से यहाँ आ गया, तो अब क्या है, बर्गर को उस टाइम पर जब ये आया ही था तब क्या है, उसको सुपीरियर माना जाता था। अब कल्चरल इन्फ्लुएंस और किस तरीके से, पहनावे में जब आप देखोगे तो जीन्स को जब पहले पहले स्टार्टिंग में जब कोई पहनता था तो ऐसा लगता था कि यार ये बहुत ज़्यादा रिच है या इसके बहुत ज़्यादा खुले विचार हैं, तो इसको भी जो लोग जीन्स पहनते थे उनको बहुत ज़्यादा सुपीरियर माना गया। अब तो आप देखोगे कि इंडिया ही नहीं, इंडिया और साथ में हर जगह जीन्स पहनना एक बहुत वो माना जाता है कि इससे आप क्या है, बहुत ज़्यादा लिबरल विचारों के हो, तो एक ये सिंबल है। तो इस तरीके के भी, इससे भी इन्होंने क्या है, पावर को अपनी इन्हांस किया। स्ट्रक्चरल पावर कैसे, इकोनॉमी जो है इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब इकोनॉमी कैसे, ये फ्री ट्रेड को अपनाते हैं, फ्री ट्रेड है यहाँ पे, कैपिटलिज्म है, तो अब क्या है, सबने फ्री ट्रेड अपनाया। तो इससे क्या हुआ, यूएस क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, वहाँ पर रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, साथ में अब क्या है, फ्री ट्रेड अपनाने से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग गया, और एक्सपोर्ट करने से क्या है, इन्होंने पैसा बहुत कमा लिया। अब पैसा तो इनके पास क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। अब ये सिर्फ, अब ये इन्होंने बिजनेस को क्या किया, इंस्टीट्यूशनलाइज भी कर दिया। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट बिजनेस स्कूल खोला था कहाँ पर, पेंसिल्वेनिया में, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने फर्स्ट बिजनेस स्कूल खोला। अब आप देखेंगे हर जगह बिजनेस स्कूल खुल गए। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा चैप्टर था। वेंट वेगन स्ट्रेटेजी अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या है, टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स बाय ऑपरेटिंग विद इन हेजेमोनिक सिस्टम इन प्लेस ऑफ अपोजिट। तो कंट्रीज क्या करती हैं कि वेंट वेगन स्ट्रेटेजी अपनाती है कि ठीक है हम इसके अंडर ही काम कर लेंगे, अपोज करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूएस इतना बड़ा सुपर पावर है, उसका अगर अपोज किया जाएगा तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, इसलिए उसके साथ रहने में ही सबकी भलाई है। तो ये थी वेंट वेगन स्ट्रेटजी। तो एक बार चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा है इसमें, किस तरीके से यूएस जो है हेजेमोनिया सुपर पावर बनकर उभर के सामने आया आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ आर। तो इन्हें कौन कौन से ऑपरेशन चलाए, इनका जो सीक्वेंस है वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो पहला जो ऑपरेशन चलाया वो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो कि लॉन्च किया गया 1990 में। उसके बाद हमने देखा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया इन्फानाइट रीच। इन्फानाइट रीच किसने चलाया, बिल क्लिंटन ने इसको चलाया। बिल क्लिंटन ने चलाया किस लिए, अलकायदा पर अटैक करने के लिए। फिर उसके बाद तीसरा ऑपरेशन हमने देखा कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। क्यों, क्योंकि जो अलकायदा था उसने क्या किया, उसने जो यूएस की 4 बिल्डिंग थी, मेन बिल्डिंग, उन पर अटैक कर दिया था। इस रिस्पॉन्स में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम इन्होंने चलाया, जिसमें जो अलकायदा के जितने बेस थे वो सब ढूंढ ढूंढ के उन्होंने उनको जितने भी टेररिस्ट थे सबको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद आप देखोगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इसलिए चलाया गया ताकि इराक पर
इराक की जो ऑयल फील्ड्स हैं उसको कंट्रोल किया जा सके और यूएस फ्रेंडली रिजीम को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये 4 जो ऑपरेशन है इसमें मेन याद रखने वाली चीज़ है, आपसे कंसेप्ट पूछ लिया जाता है हेजेमनी का, हेजेमनी क्या है, बैंडवैगन स्ट्रेटजी क्या है ये पूछ लिया जाता है, और साथ में जो ग्वांतानामो बे की हमने बात की जो कि कहाँ पे है, क्यूबा में, उसके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है जो कि यूएसए का सीक्रेट प्रिजन था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल स्टडीफाई हब को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।